शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु एक तो भोग विलास ऐश्वर्य के कारक गुरु हैं। जो ये शुक्राचार्य जो गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, तो भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं। वो गुरु भी है जो दूसरे बृहस्पति गुरु हैं, जिनको हम जीव कहते हैं, वो भी गुरु हैं। लेकिन वो धन भाव के, संतान भाव के वो भी स्वामी, लेकिन उनका जो है वो सात्विक गुणों से परिपूर्ण है। उनका पोषण, उनका कार्य पोषण और वैराग्य की तरफ ले जाता है। ये जो दैत्याचार्य गुरु हैं, ये भोग विलास, सुख, ऐश्वर्य, काम भावना इत्यादि संबंधित चीजों पे इनका प्रभाव ज्यादा होता है। तो कहा है कि इसलिए काम भावना से जब होता है तो काम का एक न एक दिन पतन होता ही है। काम का एक न एक दिन ही पतन होता ही है। भले ही वो हमें सुख लगे, भले वो सुख लगे आज के परिवेश में, लेकिन एक न एक दिन काम का पतन होता ही है। तो ऐसी दशा में ये दोनों गुरुओं में विशेषता है। एक दैत्याचारी है, एक जो है देवताओं के गुरु, देव गुरु। तो देव गुरु बृहस्पति हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जी को कहा है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों के प्रवक्ता कहे जाते हैं। इनको सभी शास्त्र मालूम है। विशेषकर जन्म कुंडली में अध्ययन करते हैं जब हम शुक्राचार्य को, तो स्त्री संज्ञक ग्रह के रूप में हम इनको जो है जानते हैं कि स्त्री संज्ञक ग्रह हैं। स्त्री त्याग की विचार हम इसी से करते हैं। अगर पत्नी त्याग का विचार होता तो हम शुक्र से करते हैं। पति का विचार करना होता तो हम देवगुरु बृहस्पति से करते हैं। पत्नी का विचार हम शुक्र से करते हैं। मुहूर्त इत्यादि में शुक्र अस्त इत्यादि का हम ध्यान देते हैं। शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र अस्त हो जाने पे शुभ कार्य इत्यादि नहीं करते। तो शुक्र का जीवन में बड़ा ही महत्व है। अगर रत्न की बात करें तो इसे, इनका रत्न हीरा है। शुक्र का रत्न हीरा है। सफेद चीजों पे इनका प्रतिनिधित्व होता है। इनकी दान की वस्तुओं, सफेद वस्तु, दही वस्तु, या विधवा इत्यादि की सेवा करना, माँ की सेवा करना, स्त्री जातक के सम्मान करने से, स्त्री जातिका या जातक के सम्मान करने से, माँ के सम्मान करने से, पत्नी के सम्मान करने से इनका हम मधुर फल ले लेते हैं। शुक्र का बीज मंत्रों का जाप करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी जी या माँ दुर्गा का पूजन इत्यादि करके शुक्र जनित प्रभावों से हम बच सकते हैं और इनका शुभ फल ले लेते हैं। भगवती आराधना से हम इनका शुभ फल ले लेते हैं। शुक्र भोग विलास के कारक हैं, वीर्य कारक हैं। सभी सुविधाओं को, लग्जरी जीवन को, जो कुछ भी नया आया, सुख सुविधा, ऐश आराम, ऐसे में शुक्र की बहुत भूमिका होती है। भूमि भवन वाहन, भूमि भवन वाहन में भी शुक्र का प्रमुख योगदान होता है। और ग्रह आपको सिर्फ भवन दे सकते हैं, लेकिन शुक्र क्या, सजा हुआ भवन, सजा हुआ भवन, सौंदर्य युक्त भवन, सजी हुई गाड़ी, हर एक खूबसूरत चीजों पे शुक्र का अधिकार है। जो भी खूबसूरत चीजें हैं वहां शुक्र का अधिकार है। खूबसूरती का विचार हम शुक्र से करते हैं। खूबसूरत भोग विलास, अब भोग विलास कई तरह के होते हैं। एक तो धन संपदा भोगे, लग्जरी जीवन जीवे। एक भोग विलास में होता है कई बार सूर्य इत्यादि ग्रहों से अस्त होने पे, या नीच इत्यादि राशियों में
व्यक्ति का व्यक्तित्व चारित्रिक पतन हो जाता है। तो चारित्रिक पतन इत्यादि का भी विचार हम शुक्र से करते हैं। शुक्र सूर्य के प्रभाव से कई बार अस्त हो जाता है। तो अस्त होता है या युत हो गए, अस्त का मतलब सूर्य से युत हो गए, क्योंकि सूर्य की चमक ज्यादा है तो वो शुक्र के चमक को कम कर देते हैं। अगर अंश बल से कम है तो अस्त नहीं होते। अंश बल में अगर अंतर है, मान लो 0 से 6 अंश या 8 अंश, 8 अंश 9 अंश, मतलब 12 अंश से कम पे अगर सूर्य है और 23-24 पे शुक्र है, तो ऐसे में शुक्र बढ़िया परिणाम दे देते हैं, अस्त नहीं होते। अगर अंतर ज्यादा है तो शुक्र अस्त नहीं होते। लेकिन कई बार अस्त होने पे भी ऐसी बात नहीं कि शुक्र प्रभाव नहीं देते, शुक्र प्रभाव दे देते हैं, लेकिन उसमें सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। तब अब सूर्य है क्या, राजा, ग्रहों का राजा, और शुक्र क्या है, बलवीर के कारक हैं। अब राजा के पास बल वीर हो तो कई बार चारित्रिक पतन की संभावना होती है। मंगल का साथ पाकर के कहीं से राहु केतु इत्यादि से दृष्ट होने पे ज्यादा चारित्रिक पतन की संभावनाएं हो जाती है। ऐसा जातक, क्योंकि मंगल है पराक्रम, पराक्रम के कारक, तो उसको डर नहीं रहेगा, और शुक्र जब ज्यादा होगा, डर नहीं रहेगा, तो किसी से भी अवैध संबंध स्थापित कर लेगा। और वहीं से कहीं शनि राहु केतु इत्यादि की दृष्टि आ गई तो वो जात धर्म कुल का भी इलाज नहीं करेगा। जहां भी होगा, जिस प्रकार होगा, वो जो है चारित्रिक पतन का। पराक्रम भाव में अगर कहीं शुक्र होते हैं तो वहां पे अति पराक्रमी शुक्र हो जाते हैं। कभी भी किसी से भी, कई बार होता है ना, कुछ लोग मान लो स्त्री जातिका से, विपरीत लिंगी से, या स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से, और ग्रहों के प्रभाव में कई बार जैसे बृहस्पति हैं, तो ऐसे में काम भावना तो वहां भी होती है। देखो, कहा है कि काम भावना तो सभी में होती है, लेकिन ऐसे में है क्या कि वहां जो है व्यक्ति मान सम्मान, मान मर्यादा के ध्यान से सकुचाएगा। विपरीत लिंगी से बात करने में सकुचाता है। लेकिन शुक्र वाला जातक, अगर पराक्रम भाव में शुक्र है, तो ऐसा जातक बिना किसी डर के, बिना किसी लज्जा के फटाफट बात करेगा। इसके अंदर जो झिझक होती है ना, इस पुरुष जातक स्त्री जातक से बात करने में, या स्त्री जाति क्या है पुरुष जातक से बात करने में, वो झिझक इसके पास नहीं रहे। शुक्र प्रधान वाला जातक निसंदेह फटाफट बात करेगा, उसमें मतलब कोई झिझक, कोई वो नहीं होगी। तो ये हम जान गए शुक्र ग्रह के बारे में, थोड़ी सी जानकारी हमें मिल गई शुक्र ग्रह के बारे में। और ये बहुत ही, इनको सर्वशास्त्र प्रवक्तारम कहा गया है। इनके पास मृत संजीवनी विद्या के भी कारक, और तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र भी इनके शिष्य रह चुके हैं, जो स्वयं में गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनके पुत्र भी इनसे मृत संजीवनी विद्या सीखने गए थे। तो आज हम शुक्र ग्रह को पढ़ेंगे, और पहली राशि मतलब मेष राशि, मेष लग्न में आज हम शुक्र ग्रह को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबको जो शुक्र के बारे में पता हो गया, शुक्र दैत्याचार्य हैं, और इनका रत्न जो है हीरा होता है। स्त्री संज्ञक ग्रह है, सुंदरता का बोध होता, ऐश आराम सुख सुविधाओं के कारक है। चतुर्थ इत्यादि भावों में इनको विशेष कारकत्व प्राप्त हो जाता है। सप्तम भाव में भी इनको कारकत्व होता है, लेकिन सप्तम भाव में जातक को स्त्री के सम्मान अगर करता है तो बढ़िया है, नहीं तो कई बार चारित्रिक पतन इत्यादि की समस्याएं हो जाती है। इतना सबको पता हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, मेष लग्न नंबर 1
की लग्न होती है। पहले घर में आप लोग एक मेष लग्न की कुंडली बना लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। पहले घर में 1 नंबर की गिनती जो होती है, अगर वहीं शुक्र बैठ जाए, 1 नंबर की गिनती जो होती है। 1 मिनट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा प्रश्न लेना चाहता हूँ आप लोगों का। शुक्र ग्रह के संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट में कर लेंगे, जिनको जो न समझ में आया हो। मान लो हम बता रहे हैं, जिनको जो न समझ में आया हो तो 2 मिनट हम शुक्र ग्रह पे प्रश्न कर लेते हैं, फिर हम जो है चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। किसी को कोई शुक्र ग्रह संबंधित प्रश्न करना है? जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम, बोले। बोले गुरु जी की बीमारी का क्या क्या कारण है? शुक्र से बहुत किस किस बढ़िया बीमारी प्रश्न, से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न। जैसा कि हमने बताया था, सभी ग्रहों से ऊंची हम बीमारियां परसों ही आपको लिखवा दिए थे कि किस जी ग्रह से कौन सी बीमारी। लेकिन शुक्र अगर छठे, 8वें, 12वें में होते हैं तो जी पहली बीमारी तो चारित्र। फोन स्पीकर बंद कर लीजिए अपने। पहले बीमारी तो सबसे बड़ी बात है कि चारित्रिक दोष से बची। ऐसी स्थिति में चारित्रिक पतन का, 5वें में भी अगर सूर्य इत्यादि से हो गए तो कई बार अस्त हो जाते, तो वीर्य की कमी दे देते हैं। अगर सूर्य इत्यादि से अस्त हो जाते हैं तो वीर्य की ये कमी दे 5वें देते घर में? हैं। हाँ हाँ, 5वां घर मेष लग्न में सूर्य का घर होता है ना। वैसे तो कहीं भी हो, लेकिन वहां सूर्य का घर, तो अगर सूर्य वहां अति बली हो जाते हैं और वहीं पे कहीं अंश बल में शुक्र कम हो गए, तो ऐसी स्थिति में युति हो गए उनसे, तो वहां जो है सूर्य के प्रभाव से, सूर्य है गर्मी, तो वहां वीर्य सूख जाता है। तो ऐसे में थोड़ा वीर्य की कमी महसूस हो जाती है। तो मतलब बाकी रज जज रज जैसे रोग, यौन संबंध, अगर छठे 8वें में शुक्र है तो प्रमेह प्रमेह मूत्र जनित बीमारी, प्रमेह मूत्र जनित बीमारी, यौन अंगों में इंफेक्शन इत्यादि की समस्या, कई बार जो है शुगर इत्यादि की समस्या, प्रमेह इत्यादि से दे देते हैं। और जब ज्यादा किसी और ग्रहों के प्रभाव से हो जाए, मान लो छठे घर में ही मेष लग्न कुंडली हो, वहां बुध भी हो, या बुध की दृष्टि वगैरह पड़ जाए, बुध से तात्कालीन शत्रुता पड़ जाए, तो ऐसे में स्किन रोग, कहीं से सूर्य या चंद्रमा की भी आ जाए, तो कई बार जो है ऐसी स्थिति में सूर्य पड़ गए तो गर्मी, चंद्रमा चंद्रमा अगर आ गए तो थोड़ा और ठंडी, तो शीत जनित रोग जैसे नसों में नसों में दिक्कतें इत्यादि आ जाती है। लेकिन सुख से सही बीमारी यौन जनित रोग, यौन जनित रोग, गुप्तांगों में इंफेक्शन या पेशाब संबंधित रोग, शुक्र से ज्यादा विचार किया जाता है। ठीक है प्रशांत, किनका पंकज जी का फोन था जी शुक्र गुरु से। जी हाँ गुरु। ठीक है, ये रोग धन्यवाद दे देते हैं। गुरु। सबसे बड़ी बात है, शुक्र का जो सबसे बड़ा रोग होता है, कई बार काम विकार को शुक्र बढ़ा देता है और चारित्रिक पतन की स्थिति आ जाती है। तो सबसे बड़ा रोग हम उसी की, शुगर हो गया तो दवाओं से ठीक हो सकता है। और भी कोई रोग हो गए शुक्र संबंधित, मान लो कोई यौन मार्गों में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब संबंधित रोग हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम औषधियों का प्रयोग करके बच जाते हैं। लेकिन जब चारित्रिक पतन हो जाता है तो उसमें एक तो समाज से कलंकित हो जाता है व्यक्ति, समाज से मान मर्यादा छीण हो जाता है। दूसरी चीज, उसकी दवा नहीं है। और चीजों का होता है क्या ना, इसमें और लालच बढ़ती है। अच्छा, जो जितना समझाए, चाहे सगा बाप ही न हो, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक वो समझाने वाला दुश्मन। और लोगों पे है क्या कि इलाज करने वाला भगवान तुल्य हो जाता है। और लोगों का अगर आप इलाज करो तो उसमें जो इलाज करने वाला भगवान तुल्य हो जाता है, कि लोग उसको भगवान की तरह पूछते हैं कि हमें इस रोग से मुक्ति में ये मदद कर रहा है। लेकिन इस रोग का इलाज करने वाला जो चारित्रिक पतन होता है, चाहे स्त्री जाति का हो या पुरुष जातक हो,
अगर उसका कोई इलाज करने लगे, चारित्रिक पतन से बचाने लगे, उसको उपदेश, तो वो दुश्मन जैसे लगता है, वो दुश्मन जैसे लगता है। तो सबसे बड़ा जो है रोग जो लगता है शुक्र प्रधान जातक से, चारित्रिक विचार, क्योंकि भोग विलास में ये भी आ जाता है। तो ऐसे लोगों को सत्संग करना चाहिए, स्त्री जातिका का सम्मान करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए, सफेद वस्त्र इत्यादि पहनना चाहिए, और थोड़ा सा धार्मिक भावनाएं रहे, मंदिर इत्यादि जाए, तो इससे जो है बचा जा सकता है। देखो ये गुण है, ये भी गुणों में है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, काम भावना सब में होती है, और तो और ये पशुओं में भी होती है। किसी ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशु समाना। भोजन पानी मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। सृष्टि के सभी लोग भोजन लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए तो वो भी भोजन जल इत्यादि वो भी ग्रहण करते हैं। उनके लिए भी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जमीन से अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन वो लेते हैं, हम भी लेते हैं, हवा लेते हैं। तो निद्रा, पेड़ों को भी सुप्त अवस्था बताई गई है, निद्रा वो लेते हैं, हम भी लेते हैं, जो भी जीव जंतु हैं सब लेते हैं। तो पशु और उसमें है कि आहार निद्रा, वो डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं, पशु भी डरता है, हम लोग भी डरते हैं। भाई मैथुनन, जो मैथुन इत्यादि क्रियाएं होती है अपने प्रजनन को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, वो सभी करते हैं। यहाँ तक तो जो पेड़ पौधे भी होते हैं उनका भी परागकरण का अनेक, आप लोगों ने देखा होगा, कीट परागण होता है, वायु परागण होता है। तो कई विधियों से उनका भी परागकण एक दूसरे में प्रजनन क्षमता अपने जैसे गुण दोष वाले लोगों को उत्पन्न करना, ये मनुष्यों में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशु भी समाना, यह पुरु मनुष्य और पशु सब में ये सामान्य बात होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहाँ मनुष्य श्रेष्ठ क्यों, उसके पास धर्म है, उसके पास धर्म है कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, काम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शुक्र का कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं है। हम श्रेष्ठ हैं धर्म के कारण, और पशुओं में धर्म नहीं होता, पशुओं में धर्म नहीं होता। जिस माँ के उदर से पैदा होता है उसके साथ भी भोग विलास शुरू कर देता है। जिस बहन के एक ही उदर से पैदा हुए भाई बहन का संबंध भी नहीं देखता, कहाँ क्या है, इन चीजों का भी संबंध नहीं देखता पशु, लेकिन हमारे अंदर धर्म है। तो ऐसे में चारित्रिक पतन अगर किसी का होता है तो उसमें एक ये है, सत्संग का, सत्संग जाए, धार्मिक विचारधारा रखें, और अपने नारी जातिका का सम्मान करें। नारी हो तो पुरुष जातिका को मतलब भाई बंधु के समान समझे, और पुरुष हैं तो बहन इत्यादि का संबंध रखें। और इष्ट देव, जैसा कहा कि भगवती की आराधना से, भगवती की आराधना से, गो ब्राह्मण सेवा से, शुक्र जनित प्रभावों से, शुक्र जनित दुष्प्रभावों से हम बच सकते हैं। भगवती आराधना, और शुक्र को प्राप्त करने के लिए, भोग विलास ऐश आराम को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए शुक्र को बढ़ावा देना चाहिए। भोग विलास मिले, ऐश आराम मिले, तो थोड़ा सा दान पुण्य करें, दान पुण्य करें तो ये भावनाएं थोड़ा हमारे कम होती हैं। ऐसी स्थिति में हमें जातक को धार्मिक हो जाना चाहिए, तो उससे जो है इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसमें जो है, और अगर शुक्र किसी का कमजोर है तो भगवती आराधना, लक्ष्मी आराधना से शुक्र मजबूत होते हैं। लक्ष्मी जी का, भगवती दुर्गा जी इत्यादि का पूजन इत्यादि करें। सफेद चीजों का प्रयोग, शुक्र के दान की चीजें सफेद चीजें, दूध हुआ, दही हुआ, घी इत्यादि दान दिए, चावल हुआ, सफेद वस्त्र हुआ, ये दान की चीजें होती है। चलते मेष लग्न की तरफ।
सबके समझ में आ गया? जी गुरुजी। जी। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। गुरुजी अगर शुक्र खराब हो तो ऐसे चरित्रहीन लक्षण आते हैं? शुक्र खराब नहीं होते, शुक्र सब में होते हैं। हमारे में भी जब अलग अलग ग्रहों का साथ मिल जाता है, आज ज्यादा भोग विलास सामग्रियां हो जाती हैं, तो ऐसे में पतन का, अब वो शुक्र कई ग्रहों से खराब होते हैं। सूर्य का साथ पा गए तो सूर्य राजा है, आत्मा के कारक हैं, जी और ग्रहों में श्रेष्ठ है। तो जी उसमें भी शुक्र शुक्र से जो है चारित्रिक विकार आ जाता है, किसी को डरेगा ही नहीं। चंद्रमा मन के कारक हैं, मन भटक जाए, अच्छा से अच्छा साधु पुरुष भी हो, साधु पुरुष भी हो, मन में विकार आ गया, भले ही वो एक रात के लिए आए, एक रात के लिए आए, और ऐसी स्थिति में उससे गलतियां करवा दें, बाद में जिंदगी में पछताए। लेकिन होता क्या, जब गलती हो गई तो ये कलंक मिटता नहीं। मंगल आ जाए तो मंगल जो है पराक्रम के कारक है, पराक्रम और बल पौरुष एक साथ मिल जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीजें हो ही जाती है। बुध है, बुध बालक ग्रह है, अगर और कहीं से क्रूर ग्रहों का साथ पड़ गया तो ऐसी स्थिति में बुध भी दिमाग को, लेकिन बुध बुध का संबंध है, अगर ज्ञान से जोड़ दिया जाए तो बहुत बढ़िया होता है, ज्ञान से जोड़ दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। और जैसा कि हमने एक चीज बताया था कि अगर बुध बुध का सूर्य, बुध या शुक्र की युति हो, सूर्य भी उसी घर में हो जाए, मतलब वैसे तो होगा बुधादित्य योग। यहाँ पे तो जातक को बहुत ही पंडित बना देंगे, पूजनीय बना देते हैं। ये चीज तो नोट कर लो आप लोग, ये चीज नोट कर लो। अगर बुध शुक्र जी की और सूर्य की युति है, एक ही घर में बुध शुक्र और सूर्य है, तो ऐसा जातक पूजनीय हो जाता है, ऐसा जातक पूजनीय हो जाता है, क्योंकि सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, वहां शुक्र है, वाणी के कारक बुध है, और राजा आ गए, तो ऐसा जातक पूजनीय तो हो जाता है। लेकिन यहीं से कहीं मंगल, शनि, राहु, केतु इत्यादि की दृष्टि आ जाए तो चारित्रिक विकार आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे जातक में बल वीर की कमी भी हो जाती है, संतानहीनता हो जाती है, शुरू में चारित्रिक पतन कराएगा और कुछ ऐसा रोग हो जाएगा जिसके कारण बलवीर में कमी हो जाएगी। कई बार जातक में संतान भी रह जाते हैं ऐसे क्रूर ग्रहों के उससे। मतलब तीन ग्रह तो ठीक है, बुध, सूर्य शुक्र। और शुक्र, ये तीन ग्रह है। तो ऐसा जातक कहीं भी किसी भी भाव में हो जाए तो ऐसे जातक को पूजनीय बना देते हैं, ऐसा जातक पूजनीय हो जाता, समाज में पूजनीय हो जाता। लेकिन अगर यही कहीं से जो है किसी और क्रूर ग्रह की, जैसे शनि हुए, राहु केतु हुए, या मंगल, मंगल निसंदेह राहु केतु से कम क्रूर हैं, लेकिन अगर उनका भी यहीं से कहीं दृष्टि संबंध बन गया, राशि संबंध बन गया, तो ऐसे जातक को अपने गलत कार्यों से कई बार शुक्र की कमी का हो जाता है। कई बार अगर ज्यादा ही दिक्कत हो गई तो ऐसे जातक में शुक्र बर्बादी या शुक्र संबंधित रोग को, कोई यौन जन्य समस्या ऐसा दे के कई बार निसंतान भी, कई बार निसंतान इत्यादि भी रख देते हैं, अगर कोई शुभ ग्रह बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि न पड़ी तो। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोले। गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि शुक्र और चंद्र, शुक्र और चंद्र की युति होती है, और अगर शुक्र निर्बल है, कमजोर है, तो मतलब जातक का मन जो है भटक सकता है। मैं ये यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर शुक्र चंद्र की युति मान लीजिए किसी केंद्र में हो और वो गुरु की राशि में हो और गुरु भी उसको देख रहे हो, तो प्रभाव क्या होगा गुरुदेव? देखो, गुरु भी है तो उसमें होगा क्या कि यहाँ भी काम भावना तो उत्पन्न होगी, गुरु से भी है क्या काम भावना, वाले जातक। अब यहाँ है क्या कि बंदा करेगा क्या
जो अगर चंद्रमा चंद्रमा घटता बढ़ता, जैसे हमने जानता है चंद्रमा का स्वभाव होता है घटता बढ़ता, चंद्रमा है का मन का कारक। तो इसमें है क्या कि ज्यादातर धार्मिक विचार आएंगे, धार्मिक विचार आएंगे, लेकिन वो चीज थोड़ा समाज से, जो चीज बनी है समाज से लज्जा में, मान मर्यादा में रह के काम तो करेगा, शुक्र जनित कार्य जो अगर मन भटका चंद्रमा से तो करेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ जानते हो क्या काम करेगी, अमृतमयी दृष्टि करेगी, मान मर्यादा के। एकाएक दिमाग में विकार आया नहीं, समाज में बर्बादी हो जाएगी, हम पंडित जी हैं। और अगर कहीं मंगल राहु केतु का प्रभाव आ गया तो ये नहीं सोचेगा हमारा होगा क्या, मन में विकार आया, अगर बंदा न संभल सका तो वो गलत काम कर देगा, बाद में चाहे जितना ही पछताए, खुद ही बंदा पछताए। गुरु की दृष्टि ये काम करेगी, मतलब मन में विकार तो आएगा ही, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति आएगी, धार्मिक प्रवृत्ति आएगी, समाज से बच के, मतलब वो रास्ता कुछ अलग हो गया। नहीं, कई बार ऐसा नहीं, गलत काम है, हम ब्राह्मण हैं, गलत चीज। अब यहाँ जो राहु केतु या इनका प्रभाव आ गया तो जात मंगल का प्रभाव आ गया, तो ऐसे बेग मेजर वो समझेगा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, त्वरित कार्रवाई कर देगा, बाद में चाहे उसके पछतावा हो। गुरुदेव 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 मैं कह रहा था कि गुरु तो शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं ना, तो भी अच्छा प्रभाव रहेगा उनका। देखो शत्रु का मतलब आप नहीं सकते, शत्रु को तो इतना कर दिए ना, ये तत्व हैं, इन तत्वों का जो है संतान के कारक गुरु भी माने जाते हैं, संतान के कारक गुरु बस वही होगा क्या कि भावनाएं तो प्रबल होगी, लेकिन मन पे अंकुश लगाने वाला कार्य नहीं, ये गलत है, इस चीज को वो करा देंगे, इस चीज को कौन करा देंगे, गुरु। अच्छा और बताऊं, गुरु शुक्र को शत्रु नहीं मानते, शुक्र उनको शत्रु मानते। कई बार देखते हो गुरु के राशियों में 12 नंबर में शुक्र को उच्च प्राप्त है, 12 नंबर की राशि जो मीन राशि है वही में शुक्र उच्च के होते हैं, और 6 नंबर कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। उमेश जी माइक बंद करें, उमेश जी माइक बंद करें, उमेश जी माइक बंद करें। हाँ आकाश जी कुछ पूछना चाहते थे? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, बोले। गुरुदेव देखो, मैं माफी चाहता हूँ सभी से, सभी मेरी बात जान रहे होंगे। गुरुदेव आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो। कल जो बातें गुरुदेव हम जान रहे हैं कि शुक्र की युति में गुरु गुरु के साथ, समझ पाए ना गुरुदेव आप भी, तो वह बात तो हम बाद में भी जान सकते हैं गुरुदेव। नहीं सही है, आपकी भी सही है, लेकिन अगर जिज्ञासा होती, देखो उसी चीज से चल रहा तो आप प्रश्न कर सकते हैं ताकि भटके न। ठीक है जी गुरुदेव, मेरी बात हाँ, मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन बात कहना चाहता हूँ, सभी नहीं मेरी सही है बात। आपकी भी बात। गुरुदेव आप तो हमें सम्राट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में छोटी छोटी बातें ला करके, जैसे सभी प्रश्न कर रहे हैं ना, ये बातें आ करके गुरुदेव हम सम्राट नहीं बनेंगे। हम थोड़ा ये होता है कि अगर हम कहीं किसी पे किसी भाव पे जाना चाहते हो, प्रश्न आए तो कई बार थोड़ा भटक जाते हैं, लेकिन ये शुक्र संबंधित प्रश्न है, चलो ठीक है। हाँ वहां अगर कोई आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ज्यादातर विषय प्रश्न जो है विषयांतर न हो तो ज्यादा बढ़िया है। आपकी बात सही है आकाश जी, ठीक है बंद कर लीजिए माइक। ठीक है उमेश, उमेश जी कुछ बोलना चाहते थे, उमेश जी कुछ बोलना चाहते थे? चलिए विषय वस्तु पे आते हैं। उमेश जी नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे थे, उनका ये माइक खुला था, आवाज हमारे भी समझ में नहीं आई। अब तो यहाँ जो शर्मा जी का प्रश्न था कि गुरु की दृष्टि तैयारी से वहां हमें थोड़ा अच्छा या बुरा का ज्ञान होगा। देखो शुक्र सबके होते हैं, हमारे भी कुंडली में, आपके भी है और भी सबके हैं, वहां कहीं न कहीं से शुभ ग्रहों से दृष्टि इत्यादि होती है, जो मान मर्यादा का ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं शुक्र है लोगों में तो सब में ऐसी हो जाता, मतलब इन ग्रहों से इनके संपर्क में आने से ऐसा प्रभाव हो सकता है। वो तो जब कुंडलियों का विवेचन होता तो अलग होता है, अभी हम ग्रह को समझ रहे थे तो उसमें सुख निसंदेह बृहस्पति से ही आएगी। काम भावना तो सभी में होती है,
काम भावना तो सभी में होती, बस ये है कि जो हमारा धर्म है ना, जैसा कहा कि पुरुषों में धर्म है, तो वहां धार्मिक बना जाएगा, कहाँ उचित है कहाँ अनुचित है, कहाँ हमारी बदनामी हो जाएगी, ये बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि से संभव है, उस पर थोड़ा अंकुश लग जाता है। सुदृष्टि, इसको सुदृष्टि कहते हैं, और कोई दुष्प्रभाव को बढ़ा दे तो उसको कुदृष्टि कहते हैं। तो मतलब जो वेग वाले क्रूज इत्यादि ग्रह हो जाते हैं उसमें आदमी विचार नहीं करता, विचार जब कार्य कर देता है तब करता है, लेकिन ऐसे में शुभ ग्रहों के दृष्टि से ना कार्य करने से पूर्व विचार करता है। चलते मेष लग्न, 1 नंबर की लग्न है, लग्न कुंडली आप लोग थोड़ा सा बना लीजिए। 1 नंबर राशि, अगर उसी 1 नंबर में, हाँ 1 नंबर की राशि जो हमारी मेष होती है, अगर कहीं जाके लग्न में बैठ गए, लग्न में जाके शुक्र बैठ गए, तो ऐसा जातक को सुंदर बना देते हैं, गुणवान बना देते हैं, तेजवान बना देते हैं। शुक्र का एक गुण और भी है, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। शुक्र का एक गुण और भी है, शुक्र जहां बैठते हैं उससे अगले भाव को एक्टिव कर देते हैं, प्रभावशाली कर देते हैं, मतलब शुक्र का प्रभाव अगले भाव भी पे भी पड़ता है। और एक चीज शुक्र के बारे में जान लें, शुक्र प्रायः जो है सूर्य के आगे पीछे एक दो घर आगे या पीछे होते, क्योंकि 1 महीने में शुक्र राशि चेंज कर देते हैं, 1 महीने में सूर्य। तो बुध और शुक्र ये सूर्य के प्रायः कुछ, अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः ये 1-2 घर आगे पीछे ही रहते हैं, 1 या 2 घर आगे पीछे ही रहते हैं शुक्र। तो इसीलिए कई बार ये अस्त भी हो जाते हैं, एक ही राशि पे अगर आ गए, एक ही राशि पे आ जाते हैं तो ये अस्त भी हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ना शुक्र अस्त हैं, तो होता क्या कि सूर्य के प्रभाव में उसी राशि पे आ गए तो फिर अस्त हो जाते हैं। तो मेष लग्न जैसा कि जातक अचंचल होगा, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, उसमें अगर आके शुक्र बैठ गए तो शुक्र निस्संदेह शुभ ग्रह है, तो क्रोध पे नियंत्रण होगा, जो अति क्रोधी होगा उसमें नियंत्रण, और जातक के व्यक्तित्व को शुक्र निखार देते हैं, जातक के व्यक्तित्व को शुक्र निखार देते हैं, सुंदर कर दिए, जातक को सुंदर कर दिए। और जो शुक्र 1 नंबर राशि की, जैसे बताया कि जिनकी 1 नंबर की राशि वृष राशि, सॉरी क्या कहते हैं, मेष लग्न, मेष राशि है, तो 1 नंबर की राशि वाला जातक प्रायः ऊर्जाशील रहता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है। तो ऐसी दशा में शुक्र करते हैं क्या, उसको ऊर्जा तो देते हैं लेकिन उसको सौंदर्य प्रधान बना देते हैं, और उसके जो कई बार होता है क्या है कि अत्यंत क्रोधी या वेग से काम करता है, उस पर थोड़ा अंकुश लगा देते हैं, उसके नेत्रों को चंचल कर देते हैं, नेत्र सुंदर कर देते हैं, खूबसूरत। क्योंकि जैसा हमने एक सूत्र बताया, शुक्र जहां बैठते हैं दूसरे भाव पे के फल को बढ़ा देते हैं, उस भाव को एक्टिव कर देते हैं, तो दूसरा भाव धन भाव पड़ता है, तो ऐसे में जातक को महाधनी बना देते हैं। अगर मेष लग्न में शुक्र है तो जातक को महाधनी बना देते हैं, ठीक है, खूबसूरत बना देते हैं, नेत्र चंचल हो जाता है, और हर एक मधुर चीज पे ऐसा जातक शौक श्रृंगार, नए नए कपड़ा, नए नए वस्त्रों का, नए नए परिधानों, जो भी चीज श्रृंगार चीजें नई आई उस पे जो है प्रभावशाली होता है, उसको उसकी चाहत बढ़ती है, उन चीजों को प्रयोग करना चाहता है।
धन दौलत बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया होता है। अगर जो है शुक्र मेष लग्न की कुंडली है और उसी में लग्न में आ जाए, यहाँ से शुक्र को एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि प्राप्त है, भार्या भाव, तो वहां मेष लग्न उग्र स्वभाव और यहाँ 7 नंबर गिनती आती है। तो यहाँ जो है भार्या को बहुत सोच समझ के, तुला, तुला का काम होता है क्या, हर चीज को मैनेज करना। तुला तराजू होता है ना, हर चीज को तौल करके कौन ज्यादा है कौन कम। बिल्कुल पत्नी के स्वभाव को, पत्नी भाव पे तो पत्नी सुंदर हो जाएगी और हर एक चीज मैनेज करने वाली, मतलब जैसे तुला का स्वभाव होता है इस ढंग से कर देंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि पड़ती है। हाँ, उसी पे अगर कोई क्रूर ग्रह इत्यादि है तो उनका भी प्रभाव आ जाता है, ऐसी स्थिति में तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बाकी शुक्र की जो है सुंदर पत्नी, मैनेज करने वाली। कई बार शुक्र अगर सूर्य आदि ग्रहों से अस्त हो गए तो प्रभाव में थोड़ा कमी हो जाती है। वक्री हो गए, किसी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो गए, तो ऐसे में जातक में जैसे हमने बताया चारित्रिक पतन हो जाता। अस्त होने पर भोग विलास सुख में थोड़ा कमी हो जाती है। जो जातक भोग विलास की चाहत रखता है, नए नए आविष्कार, नए नए कपड़े, वाहन, इन सब चीजों का प्रयोग, तो कई बार जब सूर्य इत्यादि से अस्त हो जाते हैं तो ऐसे जातक में इसमें सुख में थोड़ा कमी हो जाती है। और सूर्य और शुक्र की युति हो तो इसमें अगर शुक्र अष्ट भी आ जाते हैं तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और इसमें भी चारित्रिक पतन की संभावना होती है। वैसे तो जातक अति पराक्रमी हो जाएगा, तेजस्वी हो जाता है। यहाँ विपरीत लिंगी आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि मान सम्मान का कारक, आत्मा का कारक, ग्रहों का राजा और मित्र राशि में, मित्र राशि 1 नंबर मेष राशि में और लग्न में ही ऐसा सूर्य हो तो अति प्रभावशाली, और वहीं पे शुक्र भोग विलास का साथ मिल जाए तो चारित्रिक पतन संभव है। अगर अष्ट नहीं होता तो वो अच्छा बुरा का विचार कर सकता, अस्त हो जाए तो सूर्य पूरी तरह से जो है शुक्र पे प्रभावी हो जाएगा। ऐसे जातक की चारित्रिक पतन की संभावना और बढ़ जाती है। ऐसे जातक की चारित्रिक पतन की संभावना और बढ़ जाती है। वह भोग विलास, सुख सुविधा और विपरीत लिंगी आकर्षण, अगर वह जातिका है तो पुरुष जातक के प्रति आकर्षण, और क्या कहते हैं, पुरुष जातक है तो स्त्री जातिका के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंगी आकर्षण इसमें बढ़ जाता है। चलते हैं शुक्र के द्वितीय भाव में। दूसरे भाव में अगर शुक्र है तो ये धन का है और वहां पे शुक्र स्वराशि है। द्वितीय भाव में शुक्र स्वराशि है। ऐसे में धन भाव का स्वामी धन भाव में स्थित हो जाए, धन भाव का स्वामी जो सुख ऐश्वर्य का कारक धन भाव में स्वराशि हो जाए तो ऐसे में महाधनी योग है, धन को बढ़ाएंगे, सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे। अगर चंद्रमा मजबूत हो गए तो यहाँ स्थिति बहुत बढ़िया होती है। हाँ, चंद्रमा जो है कई बार चंद्रमा अगर ठीक नहीं हुए, ऐसे में जातक जो है अचल संपत्तियों का खरीदारी इत्यादि करता है। धन भी जब हो गया तो अचल संपत्तियां खरीदता है, भोग विलास के सामान खरीदता है। और इससे दूसरे भाव से हम वाणी का भी विचार करते हैं, वहां पे शुक्र वाणी को अत्यंत मधुर कर देगा, सुरीला गला कर देगा। क्योंकि शुक्र से हम संगीत इत्यादि का भी विचार करते हैं तो इसमें संगीत इत्यादि में, कला इत्यादि में रुचि हो जाती है। अच्छा, प्रथम भाव में लग्न में भी अगर शुक्र हो तो कला, आर्ट इत्यादि, मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, क्योंकि
थोड़ी सी मेरे पास भी समय अभाव रहा था, मुझे नोट्स बना लेना चाहिए मुझे आज क्या बोलना है। तो इसमें होता है कि आर्ट संबंधी जो है अगर लग्न में हो तो आर्ट संबंधी चीजों पे जो कला से होता है, संगीत से, जितनी भी कलाएं हैं उसमें किसी न किसी कला में एक माय, अगर लग्न में शुक्र हो, भले वो वस्त हो, अस्त हो, बकरी हो, लेकिन वो किसी न किसी एक कला में तो माहिर होगा। शुक्र कई बार कंप्यूटर इत्यादि संबंधी, या आजकल फैशन डिजाइनिंग वगैरह में, या आर्ट में, ड्राइंग वगैरह में, मतलब उस कला में अगर पहले घर में हो या दूसरे घर में हो तो इसमें जातक को कला से के प्रति रुचि बढ़ा देता है। और शुक्र क्योंकि यहाँ देखो थोड़ा बताना भूल गया, तो पहले घर में अगर शुक्र है तो सातवें घर से हम व्यापार इत्यादि का भी विचार करते हैं। तो ऐसी दशा में कॉस्मेटिक चीजों का व्यापार, शुक्र से संबंधित इत्र इत्यादि का विचार, इन चीजों में जो जातक को धन लाभ करा सकता है। मतलब आर्ट, संगीत इत्यादि से भी रुचि रखने वाला जातक होता है। चलते हैं धन भाव, जैसा बताया कि महाधनी योग हो जाता है, अचल संपत्तियां देंगे यहाँ शुक्र। चंद्र या सूर्य का जो है खराब होने के स्थिति में यहाँ भी जब अचल संपत्ति होंगे, धन अपूर्व धन होगा, तो उस धन का कई बार सुख सुविधाओं में, नई नई चीजें लेने, नए नए ऐश आराम में, वो यहाँ भी जो है चारित्रिक पतन इत्यादि के स्थिति, कई बार धन का पतन, धन का अपव्यय इन चीजों पे होता है। ठीक है, सुख सुविधा, भोग विलास, इसलिए हम बार बार अब उस चीज को नहीं कहें, भोग विलास इत्यादि की कब, जब सूर्य अथवा चंद्रमा खराब हो तो, या इन सूर्य से युत इत्यादि हो जाए तो ऐसी स्थिति में हो जाए। बाकी यह महाधनी योग है, यहाँ पे शुक्र की दृष्टि छठे भाव पे जाती है। छठे भाव के स्वामी जो है बुध होते हैं। बुध अगर वहां है तब तो ठीक है, अगर बुध, लेकिन वहां अगर बुध हो गए तो स्किन संबंधित रोग दे देते हैं या एलर्जी संबंधित रोग दे देते हैं। यहाँ पे जो है छठे भाव से, जैसे हम कहते हैं ऋण रोग, शत्रु का घर है, तो यहाँ पे यौन जनित समस्या दे सकती है। यौन जनित रोग या गुप्तांगों में थोड़ा इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या आ सकती है। अगर बुध है तो खुजली इत्यादि जो इन्फेक्शन होता है, नॉर्मली इन्फेक्शन होता है, ठीक हो जाता है। या कई बार जातक मीठा इत्यादि ज्यादा खाता है, क्योंकि स्वाद में शुक्र की वजह से मीठा इत्यादि, और उसमें कई बार पेशाब जनित रोग या पेशाब में इन्फेक्शन अपनी दशा अंतरदशा में शुक्र जरूर करा देते हैं। अगर दूसरे घर में शुक्र हो तो उनकी दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है, और छठे भाव जो कहा गया ऋण रोग शत्रु का है, तो ऐसी स्थिति में यौन जनित समस्या या गुप्तांगों में इन्फेक्शन, क्योंकि 6 नंबर वहां राशि बुध की है, तो कई बार इन्फेक्शन, खुजली इत्यादि, एलर्जी इत्यादि नॉर्मल चीजें ये हो जाती है इन्फेक्शन, या कई बार पेशाब जनित इन्फेक्शन, पेशाब संबंधित रोग शुक्र अपनी दशा या अंतर दशा में ये दे सकते हैं। ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, बंद कर लीजिए फोन बुलेश्वर जी, ज्यादा स्थिति खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में शुगर इत्यादि बीमारी हो जाती है जो लंबी चल जाती है। नहीं तो दशा अंतर दशा में थोड़े से समय के लिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, सूर्य खराब है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा पतन की ओर जाता है जातक का धन, क्योंकि शुरू में सूर्य से युति हुआ, सूर्य से अस्त हो गया, तो सूर्य करता है क्या कि थोड़ा सूर्य वाले गुण आ गए तो भोग विलास पतन की तरफ ले जाएगा, उससे जो है इन्फेक्शन होगा, जो उससे बीमारियां होगी थोड़ा दीर्घ चल जाती हैं। तीसरा घर पराक्रम का घर है। अगर इसमें जो है शुक्र आ जाए, और यह भी बुध का घर है, तो बुध बालक है, बुध की अगर तात्कालीन मित्रता इत्यादि हो गई तो बहुत बढ़िया। मित्र राशि में है, क्योंकि बुध जो हम पढ़े हैं ग्रहों के पंचधा मैत्री में, बुध समग्रह है,
इनकी दोनों तरफ से देव ग्रहों से भी और दानव ग्रहों से, दोनों से मित्रता होती है। देव ग्रह में मैंने बता दिया था सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु आते हैं। दैत्य ग्रहों में शुक्र, शनि और राहु, केतु आते हैं। और बुध जो है बीच की स्थित है, इनकी दैत्य ग्रहों से भी बनती है और देव ग्रहों से भी बनती है। तो ये मित्र राशि में पराक्रम को अत्यंत बढ़ा देते हैं। पराक्रम जब बढ़ जाएगा तो पराक्रम का फल मीठा ही होता है। और पराक्रम से, क्योंकि सातवें घर पे भाग्य को देखेंगे, भाग्य को चमका देते हैं। यद्यपि वहां 9 नंबर की राशि गुरु की राशि है, 9 नंबर राशि गुरु की राशि है और गुरु से ग्रहों के हिसाब से इनके शत्रु राशि भी है, लेकिन फिर भी ये भाग्य को चमका देते हैं। स्त्री, कई बार जो शादी इत्यादि बाद स्त्री से धन कमाएंगे, स्त्रीय जाति के साथ भी ये धन कमा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इनका देखना पड़ेगा कि इनकी स्थिति क्या है। जैसा कि हम जानते हैं ग्रहों का 0 से 6 स्थिति, 0 से 6 अंश तक बाल अवस्था, 6 से 12 कुवार अवस्था और 12 से 18 यह युवा अवस्था, 18 से 24 वृद्ध अवस्था और 24 से 30 ये जो है, ये जो क्या कहते हैं मृत अवस्था होती है। तो शुक्र और गुरु इनका थोड़ा ये कभी कभी बकरी चलते हैं, कभी इनका, क्योंकि अवस्थाएं कल मैं आपको ग्रहों की अवस्थाएं एक बार दोबारा बता दूं, उसे तो पढ़ा चुके हैं, दोबारा बता दूंगा, क्योंकि कभी बताऊंगा तो उसमें प्रश्न संभव हो जाएंगे। तो अभी तो हम कार्यक्रम को चलने देते हैं। कल एक बार आप लोग याद दिलाएंगे ग्रहों की अवस्थाएं, हम शुरू से लिखा है। ये सम राशि और विषम राशि में गुरु और शुक्र करते हैं कि अगर इस सम राशि में हो गए तो 0 से 6 अंश बाल अवस्था, उधर से करेंगे विषम में हो गए तो उल्टा हो जाता है, वो 30 से 24 जो है बाल अवस्था हो जाता है। बस ये थोड़ा फर्क पड़ता है, मैं कल बताऊंगा आपको। तो अगर अंश बल में यहाँ ठीक हुए तो ये भाग्य को चमका देते हैं, क्योंकि धनेश जाके पराक्रम में बैठा है और वहां धनेश जाके पराक्रम में बैठा है और पराक्रम से जो है भाग्य भाव को देख रहा है। ऐसे में विपरीत लिंगों से आकर्षण तो रहेगा ही, थोड़ा अगर बुध का साथ होगा, क्योंकि बुध है क्या, बालक ग्रह है, वो सोच विचार नहीं करता, तो यहाँ भी जातक को चारित्रिक क्षय का भय रहता है। तो ऐसे जातक को भी हम कहेंगे कि भगवत भजन, भगवती आराधना इत्यादि के लिए श्रेष्ठ कर होगी, भगवती आराधना श्रेष्ठ कर होगी। यहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य को शुक्र चमका देंगे। सबके समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी जी, चलते हैं चौथे भाव पे चले। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं इसमें? संजय जी? नहीं जी, नहीं गुरु जी, आगे तक। हाँ नहीं गुरुजी आपने बताया था कि द्वितीय भाव से शुक्रदेव है तो उनका दृष्टि षष्ठ भाव में पड़ेंगे, लेकिन गुरुजी शुक्रदेव का तो सप्तम दृष्टि होता है ना, सप्तम दृष्टि होता है, पंचम दृष्टि तो नहीं होता है ना गुरुजी? एक मिनट, कहाँ से सप्तम से भाग्य देख, अगर तीसरे घर में है तो भाग्य को देख रहे हैं ना। पंचम द्वितीय भाव में गुरुजी, द्वितीय भाव में जो थे आपने बोला कि षष्ठ भाव में उनका दृष्टि पड़ता है। एक मिनट प्रशांत जी, मैं समझ नहीं कहाँ बोला था, क्या बोला था, फिर से बताएं आप। जब द्वितीय भाव में शुक्रदेव थे तो आपने बोले कि रोग भाव में उनका दृष्टि पड़ता है। दूसरे भाव में छठे घर पे बताया था, ऋण रोग शत्रु पे ना, वो चीज बता रहा था। उसी समय पांचवें भाव के लिए मैं कुछ बोल दिया होगा कि वहां अगर रहते हैं पांच, तो वहां तो छठे भाव में देखे ना, दूसरे घर से छठे ऋण रोग शत्रु के बारे में बताया था। वहां से जी गुरुजी,
उनकी दृष्टि जो है, एक ही दृष्टि सातवें घर में ऋण रोग, तभी तो बताया ना, प्रमेय इत्यादि रोग दे सकते हैं। वहां पे 6 नंबर की राशि बुध है, तो अगर बुध की स्थिति हो तो क्या रोग या यौन यौन अंगों में खुजली जैसी, एलर्जी जैसी समस्या दे सकते हैं। यही तो यही बताया था बताता ना है गुरुदेव, यही बताता शासन था ने, यही गुरुदेव। तो, जी यही तो जी बताया जी था। यही होता है हो तो। सकता है जी 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 पंचम भाव के लिए हो सकता है कोई बात मन में आई हो तो मैं बोल दिया होगा, ठीक है, कि उसी समय बताते समय सूर्य इत्यादि के साथ अगर मिल जाए तो उस पे कोई बात मन में आई होगी, पंचम भाव से संबंधित मैं बता दिया होगा कि अगर पंचम में हो, वहां से दृष्टि तो छठे का ही पड़ेगी, सातवीं दृष्टि है, ठीक है। वो आपके समझने में थोड़ा फेर हो गया होगा, क्योंकि सीधा छठे भाव का ही तो बताया था प्रशांतो जी। जी गुरु जी। गुरुदेव अपना माइक म्यूट है गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव की, नेटवर्क थोड़े खराब चल रहे शायद। हाँ प्रशांतो जी, माइक बंद था, सॉरी, माइक बंद था, मैं बोलते गया। तो कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो किताब मेरे पास नहीं होती और कोई बात मन में आ गई तो वो मैं बोल देता हूँ कि उसी समय आप लोगों को थोड़ा पता हो जाए, मान लो दोबारा पढ़ाऊं, मन में आए या न आए वो बात। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि पुस्तकें मेरे पास तो आ गई है ज्योतिष की, लेकिन हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। तो अच्छा, अपना ज्ञान जो है ना, जिसकी जो आदत है वही बोलता है, हमारा थोड़ा गुरुओं से प्राप्त ज्ञान पे ज्यादा वो है। हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, किताबी ज्ञान नहीं पढ़ा है हमने, तो सिर्फ गुरुओं से पढ़ा है। पुस्तकें हैं हमारे पास, लेकिन एक उम्र होती है पढ़ने की भी, अब हमारे पास मौका ही नहीं मिल पाता पढ़ने का। तो इसलिए हम थोड़ा पुस्तकों को देख जरूर लेते हैं, अभी एक नजर देखता जरूर हूँ, जब से पुस्तक आ गई है जिसे आज हमें कुछ पढ़ाना है तो हम उसको एक नजर देख जरूर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, समय अभाव के कारण कहीं से आया कहीं से हो गया तो हम नहीं देख पाते उसको भी। तो ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। तो कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं, बीच में अगर हमारे मन में आ गए तो हम आपको उसको उसी समय बता देते हैं, ताकि बाद में पढ़ाऊं उस भाव पे हो सकता आए या न आए दिमाग में। चलो चलते हैं, ठीक है। अब किसी का कोई तीसरे भाव से कोई प्रश्न है, तीसरे भाव से सीधा वो भाग्य भाव के देखते हैं, ठीक है, पराक्रम भाव से चलते। चतुर्थ में अगर आ गए, चतुर्थ घर में शुक्रदेव आ गए, बहुत ही कारक, क्योंकि चतुर्थ घर क्या है, माता का घर है, और यहाँ से सुख सुविधाएं, ऐश आराम, भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। धनेश आके और पत्नी घर, जाया घर का मालिक, और वो होता क्या कि बिजनेस का भी घर है, वहां से व्यापार इत्यादि का भी विचार, सातवें घर से हम व्यापार इत्यादि का विचार करते हैं। तो यहाँ जो है मेष लग्न कुंडली में 2 स्थानों का स्वामी कहा गया है शुक्र को, एक तो दूसरे घर का धन भाव का, दूसरा जाया घर का जहां 7 नंबर है पत्नी वाले घर का। तो पत्नी वाले से पत्नी के तो विचार हम करते ही हैं, हम उससे व्यापार इत्यादि का भी विचार, पार्टनरशिप इत्यादि का भी विचार करते हैं। तो अब व्यापार मतलब बिजनेस, बिजनेस का मालिक, धन भाव का मालिक आके हमारे सुख भाव में बैठ गया, जहां से हम विचार करते हैं। यहाँ बैठा शुक्र घर नहीं देगा, एक तरह से लोग घर बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, छोटा घर, यहाँ अच्छा घर देगा, तो सुंदर से सुंदर घर देगा शुक्र, जो कहते हैं सजा सजा धजा, टाइल्स इत्यादि जो भी चीजें बनी होती, देखने में बड़ा ही सुंदर घर देगा। अब ज्योतिष में एक चीज और लागू होती है, ज्योतिष में देश काल परिस्थिति भी देखी जाती है। जैसे मान लो एक किसी अच्छे घर से जातक ने जन्म लिया है, मान लो
प्रधानमंत्री मोदी का लड़का है, उसे तो मोदी साहब ने शादी ही नहीं किया, बच्चे पैदा हो रहे, लो मान लो एक बड़े घर का, मतलब एक एग्जाम्पल, एक प्रधानमंत्री का लड़का है और वहीं एक भीख मांगने वाले का लड़का है, उसी लग्न में उसी समय अगर पैदा हो गया, या मान लो उसी हॉस्पिटल में, या उसी हॉस्पिटल के पीछे ही वो जोगी बना कर रह रहा है, गरीब आदमी, एक ही समय दो जातक पैदा हो गए, तो क्या उनके सामान वो घर बनाएगा? नहीं, उनके सामान नहीं। हाँ, वो जिस बस्ती में रहता, जिस मलिन बस्ती में रहता, उसमें कहीं सुंदर घर बनाएगा, उसमें जो भी घर होंगे उन घरों में उसका घर सुंदर होगा। और वो जो उस परिवेश में रह रहे हैं, वो धनियों के साथ रहे हैं, अगर धनी का लड़का है, एक ऐश्वर्य वाले का लड़का है, तो वो जिस जगह रहे उसमें उनका घर सुंदर होगा। मतलब ज्योतिष में देश काल परिस्थिति भी देखी जाती है कि कहाँ किस परिस्थिति की बात करें, तो ऐसे में जातक का घर अत्यंत सुंदर होगा, जातक का घर अत्यंत सुंदर होगा। और चूंकि यह चंद्रमा का घर, अगर चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता हो गई तब तो बहुत श्रेष्ठ लाभ, व्यापार में बढ़ोतरी, सुंदर घर, और सब प्रभाव वहां पे बढ़ा देते। शुक्र जहां बैठते हैं वहां उस भाव को तो प्रभाव बढ़ाते हैं, साथ में बगल भाव को भी बढ़ा देते हैं, यहाँ से बैठ के पंचम भाव को भी एक्टिव कर देते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था लग्न में ही कि शुक्र जिस भाव में बैठते हैं उसके बगल वाले भाव को, यहाँ ज्ञान भी बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ, और ज्ञान भी बढ़ेगा, साथ में शुक्र यहाँ पे करेंगे कि जातक को नए नए वस्त्रों के शौकीन बना देंगे, क्योंकि चंद्रमा का अगर साथ बढ़िया मिल गया, नए नए वस्त्रों के, ब्रांडेड वस्त्र, ब्रांडेड सामान, इत्र इत्यादि, सेंट इत्यादि, मतलब हर तरह से मान सम्मान, क्योंकि पांचवें घर से हम, सूर्य का घर है ना, पांचवा घर सूर्य का घर है, तो वहां मान सम्मान का भी विचार सूर्य को हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक जो है ज्ञान को तो बढ़ाएगा, और मान सम्मान धन इत्यादि सबसे ठीक होगा। यहाँ से इसकी दृष्टि सीधा जो है दसम भाव कर्म भाव पे जाएगी, व्यापार का कारक, धन का कारक सुख भाव में बैठा है, और वह कर्म भाव को देखेगा, तो कर्म से श्रेष्ठ लाभ। और हमने बताया वहां को ज्ञान भाव को एक्टिव कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार अपने ज्ञान के प्रभाव से भी धन अर्जित कर लेता है। अगर कहीं सूर्य इत्यादि से बढ़िया साथ बन गया तो ऐसा जातक ज्योतिष इत्यादि से भी या गुप्त विद्याओं से भी, क्योंकि शुक्र जो है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम है, उससे भी धन अर्जित कर लेता है ऐसा जातक उससे, या कई बार व्यापार से, इत्र व्यापार, सौंदर्य वाली चीजों का व्यापार, कंप्यूटर संबंधित काम, आर्ट से, कला से, इन चीजों से जो आधुनिक शिक्षाएं होती हैं, आधुनिक चीजें होती हैं, हर एक चीज को क्योंकि वो नया करेगा, इन चीजों का कार्य करके जातक अर्थ लाभ कमा सकता है। क्योंकि चौथे घर से उसकी दृष्टि सीधा कर्म भाव, जहां 10 नंबर, अगर वहीं पे शनि से तात्कालीन मित्रता हो गई तब तो बहुत बढ़िया लाभ, और नहीं अगर शनि की और कहीं से दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा देर जरूर करा देंगे। इन सुख सुविधाओं तो तब भी होगी, लेकिन थोड़ा से देर जरूर करा देंगे, क्योंकि वो कहीं से उनकी दृष्टि, उनकी तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि होती है, तो अगर इन घरों से कहीं से उनकी दृष्टि पड़ती है अपने ही घर पे, तो घर के प्रभाव तो बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा देरी कर देते हैं, क्योंकि शनि करते हैं क्या, थोड़ा विलंब के कारक है, थोड़ा विलंब करा देते हैं, हर चीज को डिले करा देते हैं। तो ऐसी स्थिति की सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव से संबंधित किसी का कोई प्रश्न? चतुर्थ भाव से संबंधित किसी का कोई प्रश्न? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, बोलिए गुरु। गुरुदेव इसमें अगर मंगल बुध और इसी घर में सूर्य हो
और लग्न में शनि बैठा हो तो क्या प्रभाव होगा, ये पूछना चाहता हूँ। थोड़ा माइक खोले, सुने। जी गुरु, और आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। हाँ जी गुरु। मैं ये इसी में पूछ अगर रहा हूँ, सूर्य मंगल। सूर्य मंगल किसमें बैठे हैं? चौथे घर में। गौरी जी, सूर्य मंगल चौथे घर में बैठे हैं। जी जी बोल नहीं रहे गुरुदेव, हो जी आप? गुरुदेव। हाँ, जी चौथे गुरुदेव, घर में चौथे घर सूर्य में मंगल बैठे बैठे हैं। हैं। और और शनि, और बस समझ गया, प्रश्न समझ गया। लग्न में शनि है। बस ठीक जी है, गुरुदेव। माइक बंद कर लीजिए। देखो, पहले लग्नगत शनि का प्रभाव बता रहा हूँ। शनि का 10वीं दृष्टि अपने घर पे पड़ेगी, तो अब चूंकि 10वां घर एकदम से एक्टिव हो गया, ये जातक को नौकरी कराएगा, बिजनेस की तरफ कम ले जाएगा, क्योंकि शनि का अपना घर है। शनि हमेशा दासता कराते हैं। अब मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल, और मंगल इसमें जो है लग्नेश है, चंद्रमा के घर बने हैं, महालक्ष्मी योग, वहां शुक्र भी बैठे हैं, और मित्र ग्रह पूरी। तो मंगल जहां पहुंचते हैं वहां थोड़ा गर्मी करा देते हैं। मंगल और सूर्य जहां पहुंचते हैं, पहली तो माता में, माता के, माता अगर चंद्रमा यहाँ भी है तो चंद्रमा अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव से। अगर चंद्रमा मान लो इसी घर में है तो अस्त हो जाते हैं, और कहीं है तो ठीक है। अब इसमें माता के स्वभाव में थोड़ा सा माता को कृशकाय बना देते हैं, माता के चंद्रमा स्वास्थ्य तो में थोड़ा द्वादश। सा दिक्कतें। चलो ठीक है, बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी प्रभाव सुनिए, जी गुरुदेव। प्रभाव सुनिए। यहाँ पे पहुंच के जो है, अगर अगर चंद्रमा अस्त भी नहीं हुई है तो यहाँ पे क्या कहते, अगर चंद्रमा होते तो अमावस हो जाता है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा जब एक ही रात पे होते तो अमावस्या हो जाता है। अगर फर्क है तो यहाँ पे करेंगे क्या कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कतें तो जरूर दे देंगे, माता को कृशकाय बना देंगे, या हल्की फुल्की बीमारी माता को देंगे, या जातक से मनमुटाव कर देंगे। मतलब माता के सुख से थोड़ा सा सूर्य और चंद्रमा उससे दूरी कर। कई बार होता है कि माता माता से मनमुटाव हो जाता है, ये स्थित तो कर देंगे। अब यहाँ चंद्रमा, मंगल और ये शुक्र की युति करेंगे, धैर्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ बढ़ाएगी। और यहाँ से जो है सीधा कर्म भाव को देखते हैं तो सरकारी नौकरी, ऐसे में जातक सरकारी नौकरी के लिए लालायित रहेगा। लेकिन अब यहाँ शनि करेंगे क्या? शनि डिले कराएंगे। अगर जातक ने धैर्य नहीं छोड़ा, चंद्रमा अगर जैसे आपने बताया द्वादश में है, तो द्वादश भाव त्रिक भाव में है, जातक का मन कंट्रोल नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में वो गड़बड़ कर जाएगा। नहीं, ऐसा जातक सरकारी नौकरी तो लेके ही रह जाता। लेकिन ये शनि का घर है, शनि डीले कराएंगे, और चंद्रमा अगर कमजोर हो गए तो वो अपने एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा, मन उसका भटकता रहेगा कि हम इस लाइन में चले जाए, उस लाइन में चले जाए, तो चाहे जो हो जाए। नहीं तो सरकारी नौकरी फिर भी, लेकिन यह है कि जहां भी रहेगा मान सम्मान यश कीर्ति से, ऐसी स्थिति में जातक जो है अति विशिष्ट। एक तो मान हमने बताया था कि सूर्य और शुक्र अगर साथ में हो, अब यहाँ मंगल, लेकिन यहाँ है क्या, जब धन इत्यादि मान सम्मान कमाएगा, और चूंकि शुक्र को साथ मिल गया राजा का, और मिल गया क्या कहते हैं मंगल का, तो ऐसी स्थिति में कई बार यहाँ भी चारित्रिक पतन की समस्या हो सकती है। यहाँ भी चारित्रिक पतन की समस्या हो जाती है, या कई बार अपनी ही गलतियों से जातक के वीर इच्छा इत्यादि की समस्या हो जाती है, उसके वीर में कमी। क्योंकि अगर सूर्य का प्रभाव ज्यादा हुआ तो कई स्थितियों में जो है ना वीर सूख जाता है, वीर को सुखा देते हैं। ऐसे में शारीरिक दुर्बलता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चारित्रिक पतन तो यहाँ भी होगा। चारित्रिक पतन हर स्थिति में हो जाएगा अगर जातक धर्म का सहारा नहीं लिया, माता का सम्मान नहीं किया,
माता का सम्मान करे, माता की बात माने और धर्म का सहारा न किया, भगवती आराधना इत्यादि नहीं करता, तो यहाँ भी 100% चारित्रिक पतन की संभावना हो सकता है उसी चारित्रिक पतन की वजह से जातक अपने बल और वीर को गंवा दे। ठीक है। और चौथा भाव अगर हो गया तो 5, अगर आप लोगों को प्रश्न इस पे करना है तो हाथ उठा दें, प्रश्न कर सकते नहीं, आज हम 5वां भाव कंप्लीट करके तब विराम लें, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 5वें भाव तक हम शुक्र पढ़ लेते हैं। अगर किसी का प्रश्न हो तो हाथ उठा दें, प्रश्नों पे ही चर्चा हो जाए, क्योंकि हमारा 10-15 मिनट जो प्रश्न का समय होता है। प्रश्न, चलिए इसमें प्रश्न ही ले लीजिए आप लोग, किसी का कोई प्रश्न हो। हाँ, लेकिन हाथ उठा, हाँ बोलिए संजय जी। जी गुरु जी है। तो संजय जी पहले बोले, फिर बहन जी बोल रहे हैं, क्योंकि संजय जी पहले माइक कर दिए, तो फिर बहन जी आपका ले लेते हैं। संजय जी बोले। गुरुवार प्रणाम गुरुवार। प्रश्न तो प्रणाम है प्रणाम। लेकिन थोड़ा सा हटके है, मतलब गुरु की से है, तो अगर आप कहें तो गुरु का एक प्रश्न है, मैं पूछ लूं। चलो अभी अभी इसी से कर लेते हैं, फिर आपका प्रश्न लेते हैं, फिर बहन जी को बोले, इसी तो हो सकता प्रश्न उनका। हाँ बहन जी बोले। जी सुमन गुरु बहन जी जी। मेरा ये प्रश्न था। जी गुरु जी मेरा ये प्रश्न था गुरु जी, जैसे कि सूत्र था कि शुक्र जहाँ बैठते हैं एक घर आगे को बल दे देते हैं। जी जी गुरु जी अगर एक घर आगे में ही उसकी राशि पड़ी हो, वृषभ या तुला, जी एक घर आगे में उसकी जी जी राशि जी। पड़ी हो वृषभ या तुला, तो वो अपनी राशि से 12 में हो जाएंगे। अब उसको हम कैसे फलित करेंगे? अब एक कर लीजिए सूत्र ये है कि अगले भाव को स्ट्रॉन्ग कर। बहन जी, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न, बहन जी का प्रश्न बहुत बढ़िया, सब लोग नोट कर लो। अगर शुक्र जो है, जैसा सूत्र है जहां बैठते हैं वहां से अगले घर को एक्टिव कर देते हैं, और उसको अगर हम लेते हैं तो वहीं से शुक्र को गिरे तो वहां उनका 12वां पड़ जाता है। लेकिन बहन जी आपको ने एक सूत्र और नहीं पढ़ा है कि शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। शुक्र जो है 12वें भाव में अति विशिष्ट भोग विलास करके व्यय है, तो व्यय कहाँ कराएंगे? जिसके पास जो चीज होगा वही व्यय कराएगा। ये सुख सुविधाओं पे व्यय कराएंगे, सुख सुविधाओं पे व्यय कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो जिस चीज का कारक है उसी चीज को व्यय कराएगा ना। तो अब यहाँ खैर ये तो इस कुंडली में तो यहाँ पड़ेगी नहीं, यहाँ तो इनकी 2 राशियां, एक 7 नंबर में पड़ रही है, एक 2 नंबर में धनेश है और भारिया भाव के मालिक है, नहीं सप्तमेश है। गुरुजी, नहीं अगर गुरुजी सुनिए, मुझे अगर नहीं नहीं एक गुरुजी मिनट, इस कुंडली से मत मैंने लीजिए पहले ना। पहले पहले बात तो सुन लो, पहले बात तो सुन लो। अब अगर किसी दूसरे उसमें है तो वहां और ग्रहों की स्थिति वहां करेंगे क्या? शुक्र उसके प्रभाव को तो बढ़ाएंगे, प्रभाव बढ़ा रहे हैं, और वहां व्यय किसका कराएंगे? व्यय तो कराएंगे। तो शुक्र शुक्र किस चीज का व्यय कराएगा? शुक्र व्यय कराएगा ऐश आराम सुख सुविधाओं पे व्यय कराएगा। अब वहां देखना पड़ेगा वो घर कौन सा है, वो घर कौन सा है। अब बहन जी बताएं वो घर कौन सा है उससे। हाँ यहीं पे रखे ना गुरुजी, उसको चौथे भाव की बात कर रहे थे ना अभी हम, तो चौथे भाव अच्छा में अच्छा। शुक्र हाँ बैठा है और 5वें में वृषभ राशि भी। हाँ, तो यहाँ जो है कई बार ऐसी स्थितियां आ जाएगी, मान लो यहाँ 5, जैसे यही सब लोग देख लीजिए, यही कुंडली है, यहाँ गिनतियां थोड़ा 2 नंबर 5वें में आ जाएगी, 2 नंबर की गिनती आ गई, तो यहाँ 1 नंबर मंगल की राशि आ गई, मंगल की राशि आ गई। तीसरे घर में यहाँ हो जाएगी आपकी 12 नंबर। 12 नंबर मीन राशि जी। हाँ, मीन राशि हो जाएगी, और दूसरे घर में हो जाएगी 11 नंबर, यहाँ 10 नंबर, लग्न 10 नंबर की हो गई। यही कुंडली, जी मान लो जी यही कुंडली आपकी जो है ये 10 नंबर की हो गई। क्यों बहन जी? हाँ जी हाँ मैं जी। बना ही लेता हूँ, रुको एक कुंडली बना लेता हूँ, नहीं फिर गलत हो जाएगा। 1 मिनट, सब लोग एक कुंडली बना लीजिए।
देखो एक मकर लग्न की कुंडली बना लो आप लोग, सब लोग एक मकर लग्न की कुंडली बना लो। मकर लग्न की कुंडली सब लोग बना लिए। अब यहाँ शुक्र जी बैठे हैं 1 नंबर में, 1 नंबर गिनती जहां लिखी है चौथे घर में, चौथे घर में गिनती लिखी है। तो शुक्र यहां से, क्योंकि उनका अपना घर है, उनका अपना घर है, तो यहाँ पे वो बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, ज्ञान को थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ ज्ञान, क्योंकि वहां ज्ञान और संतान की बातें की जाती है, यहाँ से ज्ञान और संतान की बातें की जाती हैं। अब यहाँ तो वो ज्ञान और संतान को बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी भाव का हमें ज्ञान और संतान इत्यादि की विचार करना पड़ता है, तो इस भाव को अगर हम केंद्र बना लेते हैं, तो ये इनका जो भावात भाव के सिद्धांत है, इससे जो है 12वां पड़ जाता है। अगर यहीं से गिनो, शुक्र यहाँ बैठे हैं 1 2 3 4 5, या यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस भाव से शुक्र 12वें पड़ गए। तो शुक्र एक इसमें जो अति कारक हो जाते हैं, 12वें से भी शुक्र इस भाव को ही बढ़ा रहे हैं, तो इसमें ज्ञान में न कमी होगी न संतान में। अगर सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य यहाँ देखना पड़ेगा बहन जी, सूर्य की स्थिति क्या है। कई बार सूर्य करते हैं क्या, जो हमने बताया सूर्य से शुक्र अस्त हो जाते हैं, तो वीर इच्छा इत्यादि होते संतान में। लेकिन यहाँ भी जातक के पास एक कन्या संतत तो जरूर होगी, और ग्रहों से प्रभाव हो गया, उसे सूर्य से संतान भी होती है। सूर्य की स्थिति देखना पड़ेगा। अगर सूर्य से अस्त नहीं हुए, क्योंकि शुक्र के अगल बगल सूर्य कहीं होंगे, और तो ऐसे में ज्ञान भी बढ़ेगा, संतान भी बढ़ेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हाँ बोले बहन जी। हाँ जी गुरुजी, मुझे यही पूछना था कि जैसे वो 12वें भी हो गए और वो अगले भाव को बल भी देते हैं, और वो खुद अपने कारक घर में भी बैठे हुए हैं जहाँ वो दिग्बली हो जाते हैं, तो अब हाँ उस वहां हिसाब से, मैंने कहा हाँ अब ज्ञान उस भी हिसाब से इसका देंगे, महत्व। संतान भी देंगे। अब कई तरह के ज्ञान देंगे, मतलब हमने बताया कि जहाँ सूर्य और शुक्र की युति होती है, अगर बुध भी वाणी के कारक आ गए, तो ऐसा जातक पूजनीय हो जाता है। तो यहाँ वो ज्ञान भी देंगे, संतान देंगे। हाँ अगर सूर्य से अस्त हैं, सूर्य और शुक्र एक साथ ही हैं, और सूर्य अस्त हो गए, तो ऐसे में होता क्या, सूर्य कहते हैं क्या, जो शुक्र को शुक्राण संबंधित चूंकि विचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कमी कर देते हैं। क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं, सूर्य का काम होता है, सूर्य में प्रकाश ज्यादा होता है, अग्नि ज्यादा होती है, तो वहां जलन करके कई बार शुक्र दोष कर देते हैं, मतलब वीर इत्यादि में कमी कर देते हैं। तो ऐसे में संतान में हो सकता है पुत्र संतान में समस्या हो, लेकिन उनके घर में 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि है, और उनका अपना घर है, तो कन्या संतत तो हर हालत में होगी। और सूर्य है तो ऐसी स्थिति में कन्या संतत तो हर हालत में होगी, कन्या संतत तो हो नहीं सकती। अगर सूर्य की या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, उसमें देखना पड़ेगा पंचम में कौन ग्रह है, शनि इत्यादि है, तो हो सकता है नहीं जी मुझे अच्छा घर अच्छा ही बताओ ना, चंद्रमा ही बिठा लो चाहे। चंद्रमा होगा तब भी कन्या संतत हो जाएगी। अगर जी उसमें कहीं भी, हाँ पहली संतत तो फिर देखो शुक्र और चंद्रमा हो गए, तो पहली संतत तो यहाँ कन्या जातिका होगी। उसके बाद अगर मान लो यहाँ शनि इत्यादि हो गए, तो थोड़ा सा संतत में विलंब हो सकता है, एक आध बार गर्भपात की स्थिति तो करा ही देंगे स्वयं द्वारा। शनि अगर पंचम में हो गए, तो स्वयं द्वारा एक आध बार गर्भपात की स्थिति करा देते हैं। लेकिन कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई इसी घर पे, किसी और हो, तो मतलब पुत्र और पुत्री दोनों होंगे, पुत्र और पुत्री। सूर्य अगर इसमें है, सूर्य अगर कहीं पंचम में है, तो ऐसे स्थिति में संतान भी होगा और कन्या भी होगी, दोनों चीजें होगी, ठीक मतलब है। पुत्र भी होगा और कन्या भी होगी। हाँ क्योंकि शनि इत्यादि करते हैं क्या, देखो सूर्य का है क्या तेज, कई बार अगर पंचम में सूर्य के या तो पंचम में ही सूर्य हो,
या तो सूर्य क्या कहते हैं 11वें में बैठे तभी उनकी दृष्टि इत्यादि का संबंध पंचम से बनता है। तो ये नोट कर लीजिए कि ऐसे अगर है तो पहला संतत कई बार गर्भपात करा देते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रताप वो उसकी भारियां नहीं सह पाती। नोट कर लीजिए। जी। तो ऐसी स्थिति में पहला संतत कई बार पहला गर्भ गिर जाता है या गर्भ बच भी गया तो वो जातक जो पैदा होगा उसका बच्चा, पहला बच्चा विकलांग इत्यादि होने की, आंखों में समस्या, रीढ़ की हड्डी इत्यादि में समस्या, इन चीजों की समस्या हो सकती है। पहला काम तो ज्यादातर सूर्य करते हैं क्या, पहला गर्भ खराब ही कर देते हैं, लेकिन वहां इस चीज की गारंटी हो जाती है अगर सूर्य 11वें में है या पंचम में है तो उसको पुत्र होगा ही, ये गारंटी भी हो जाती पुत्र होगा। हाँ, क्रूर ग्रहों की दृष्टि इत्यादि न पड़े, लेकिन चूंकि उस समय तक होता क्या कि उसकी भारियां सूर्य के प्रभाव को सहने लायक नहीं होती। तो इस स्थिति में जैसा कि हम लोगों ने महाभारत में भी पढ़ा है कि जब वेद व्यास गए तो उनके प्रभाव से आंखें मूंद लिया तो कोई अंधा पैदा हो गया, डर गई तो क्रांतिहीन हो गया, पांडु क्रांतिहीन हो गए शरीर। उसके बाद फिर जाके विदुर जैसे ज्ञानी पैदा हुए। तो वही होता क्या कि कई बार जो सूर्य की गर्मी भारियां नहीं सह सकती तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं संतान में पहला संतति में दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसको संतान होती ही होती है। हाँ, शनि इत्यादि हो तो शनि इत्यादि कई बार जो है ना वहां विलंब करा देते हैं। शनि का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग संतत सुख से भी वंचित हो जाते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर की राशि है तो वहां कन्या संतत होगी ही। चंद्रमा है या 2 नंबर की होती तो उनका प्रभाव होता, तो ऐसे में कन्या संतत तो हो ही जाती है, सिर्फ पुत्र में समस्या होती है। और वहीं पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शनि हो जाए तो शनि करते हैं क्या कि शनि करेंगे क्या कि कई बार गर्भ में कोई समस्या हो जाती है तो इस वजह से जो है जातक स्वयं द्वारा या किसी नर्स या डॉक्टर की सहायता से अपने आप ही एक बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति पैदा कर लेता है। शनि जो है मतलब किसी दवा द्वारा या डॉक्टरों का ऑपरेशन इत्यादि क्रियाओं से गर्भ को गिरवा देते हैं। अगर पंचम में शनि हो या शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे जातक को जी गुरुजी। और ऐसे एक में बार गुरुजी शनि अगर होकर आ गुरु की देते हैं। दृष्टि शनि पे पड़ जाए। जी, जी। शनि की अगर दृष्टि पंचम पे पड़ जाती है या क्या कहते हैं पंचम भाव में शनि हो या 11वें में शनि हो या इससे 3 भाव पहले हो जाए, जैसे तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि की है, तो ऐसी स्थिति में कई बार कुछ ऐसी समस्या हो जाती है। तो जातक को चाहे अपना या किसी और का भी कई बार होता है क्या कि एक गर्भ उसकी उससे जो है एक गर्भ हत्या हो ही जाती है, भ्रूण हत्या उससे हो ही जाती है, उससे भ्रूण हत्या हो ही जाती है। ठीक है, राहु केतु इत्यादि के प्रभाव से संतान, कई बार संतान सुख से लोग वंचित रह जाते हैं। अगर संतान हो भी गई तो फिर संतान सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो संतान उदंड हो जाता है और पिता इत्यादि को कष्ट देने लगता है। संतान सुख नहीं मिल पाता, तो वहां सूत्र सार्थक हो जाता है कि लोग संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं, ये समझते हैं संतान सुख का मतलब जब संतान पैदा ही हो, तो संतान मान लो अगर संतान है भी उसका सुख नहीं मिल रहा तो सूत्र तो वही हुआ ना, संतान सुख से वंचित। ठीक है बहन जी, सब लोगों को समझ में आ गया? जी 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 गुरु। और गुरुजी अगर गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ जाए तो है क्या, गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है, लेकिन शनि प्रभाव देंगे ही अपना। शनि का प्रभाव थोड़ा सा जो है उसमें शुभता आ जाएगी। वो बच्चा होगा थोड़ा देर करके, बच्चा देर करके, जी। हाँ देर करके, एक आध गर्भ का दिक्कत इत्यादि होने पे या 1-2 गर्भ खराब हो, लेकिन फिर भी जो है जातक के पास संतान हो ही जाती है। गुरु की दृष्टि अमृतमयी दृष्टि, जैसे दवा का काम, कहीं मान लो कोई रोग, तो क्योंकि रोग तो होना है तो हो ही जाएगा। अब उसकी दवा है, गुरु जो है उसकी दवा है, तो उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। जी जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम, बोलिए। कन्या लग्न में यदि शुक्र और चंद्र साथ में हो तो गुरु जी क्या फल होगा? अब और लग्नों की बात न करें, क्योंकि अब हमारा भी टाइम हो रहा है, टाइम हो भी चुका है, हम तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। अगर इसी से कोई संबंध हो तो कर लीजिए। अगर कोई आपको अपना पर्सनल प्रश्न, सुनिए, पर्सनल प्रश्न करना है तो आप दिन में या अभी 10, सुने पहले बात पूरी, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करें, माइक बंद कर लीजिए, पहले पूरी बात सुन लिया करें। आप लोग बात ही नहीं, जब अपनी बात करते हैं तो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। भाई पहले पूरी बात सुन लो। अगर आप पूछना चाहते हो तो अभी 10:30 बजे के बाद एक बार मुझे फोन कर लेना, मैं आपको समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी और मेरे पास अभी समय है नहीं। 10:30 बजे के बाद आप सारी रात मेरे से बात करो, कोई बात नहीं, ठीक है। या तो सुबह जो फोन कर लेना आप, कोई पर्सनल जिनकी जिनकी अपनी पर्सनल समस्याएं हैं वो दिन में बात कर सकते हैं, ठीक है। और दिन में बात कर सकते हैं। होता क्या कि क्लास में पूछोगे तो विषयांतर हो जाता है हमारा, हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे अलग हट के चले जाते हैं, और उसके बाद जो प्रश्न का समय आता है तो हमें, हमारे पास समय नहीं होता। गुरुदेव आपका नंबर हाँ बोले चाहिए। सर भाई। हाँ आपका नंबर नंबर चाहिए गुरुदेव। नोट कर लीजिए सब लोग। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9891 एक सेकंड 9891। एक सेकंड गुरुदेव एक चलो मैं लिख दूँ, ग्रुप में लिख दूंगा, आप लोग आने दिए, मैं अभी पहुंच के मैं ग्रुप में लिख देता हूँ, आप लोगों को सबको मिल जाएगा, ठीक है। इसी गुरुजी इसी आप मतलब इसी पर्सनल, लिंक पे लिख दो गुरुदेव। बता देता हूँ उन सबको, आपका नंबर बता देता हाँ हूँ चलिए गुरुजी। ठीक है, बता देंगे। थोड़ा शांति पाठ करके सभा को विश्राम दे दीजिए, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, ठीक है। हर हर महादेव सब लोगों को। हर हर महादेव महादेव गुरुजी हर प्रणाम। हर हर महादेव। और महादेव गुरुजी। हरि ओम शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेति जतो जतः समीहसे ततो क्लास चल रही थी हमारी। सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महान गणाधिपतये नमः। ओम यदक्षरं प्रदपष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् अच्छा तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरा। सभी को हर हर महादेव, शुभरात्रि। सभी सबको हर हर शुभ महादेव रात्रि। सभी प्रबंधकों को। जी हर हर महादेव, शुभ रात्रि। मैंने अपना ये मैसेज में डाल दिया है नंबर गुरुजी का, अगर कोई ले सकता है तो डाल दीजिए। मामा, मामा 9891 ये कोई गुरु। अरे कैसी ये ठंडी है, अच्छी अच्छी को मामा माचिस एक नंबर मामा, ये मिलेगा मामा। मुरलीधर जी अपनी माइक म्यूट कर लीजिए। अनु पांडे जी आप भी। माचिस माचिस दिख गया ना सबको नंबर गुरुजी का? जी जी ठीक है, वहां से ले लीजिए और गुरुजी को जब समय होगा तो कॉल कर लीजिएगा। भैया जी सुबह सब रुद्र में कौन सा अध्याय चल रहा है? किसका? सुबह वाले अर्पण गुरु जी की जी रुद्री का वो क्लास। जी रुद्र कक्षा में अगर आप आना चाहते हैं तो उसमें शांत अध्याय चल रहा है, वो तो बिल्कुल खत्म नहीं अभी होने। कौन सा अध्याय चल रहा है? शांत अध्याय चल रहा है, नवम अध्याय। नवम अध्याय चल रहा है। जी जी जी, नवम ठीक अध्याय। अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो रवि पांडे जी की गुरु जी की क्लास चल रही है, वो 12 बजे से शुरू होती है, उसमें आ सकते हैं। ठीक है ठीक। नवम वाले में जुड़ने के लिए नंबर दीजिएगा भाई साहब। जी विकास जी फिर से बोलिए। नवम अध्याय वाले में जुड़ने के लिए नंबर दीजिए, वो लिंक कहाँ से प्राप्त होगी? जी नवम अध्याय से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या सप्तम अध्याय से, अगर आप सप्तम अध्याय से जुड़ना चाहते हैं तो वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, और जो सुबह होती है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, वो नवम अध्याय चल रहा है, उसमें वो भी खत्म होने मतलब वो भी खत्म होने वाला है। और जो शुरू से करना चाहते हैं अगर आप, तो 12 बजे कक्षा मतलब नई कक्षा जो है वो प्रारंभ हो गई है, उसमें न्यास चल रहे हैं, और उसके बाद प्रथम अध्याय शुरू होने वाला है, और वो रवि पांडे जी गुरुजी कर रहे हैं। जी
तो लिंक क्या पूर्व की क्लासों से जुड़ने के लिए लिंक कहाँ से अगर प्राप्त होगा? आप वैदिक ब्राह्मण समूह के आपको लिंक मिल जाएगा और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको फॉर्म का लिंक दे दिया जाएगा, आप फॉर्म भर लीजिए और उसके बाद आपको समूह में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, जी, आपका नंबर क्या? अपना नंबर बोल दीजिए एक बार। मेरा नंबर या गुरु जी का नंबर? अपना बोल दीजिए, आप मेरे को ऐड कर दीजिए फोन। जी, मेरा नंबर लिखिए 72983 72 72983 735 983 आगे 983 73581 73581। ठीक है जी, महादेव नमो नमः। जी, आप मेरे को फॉर्म का लिंक भेज दीजिएगा। है, आपको मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पर। जी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव।